मेरे को सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 250 से 300 पन्ने के मैंने खुद ने ही सब यहाँ पे लगाए हैं। उसमें 23 साइटेशन सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सब मैंने ही पढ़ के समझ के सब लगाए सर। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा जानकारी थी। एडवोकेट ने साफ बोला जब सारे प्रिपरेशन तुमने ही करे तुम ही खड़े हो जाओ फिर। तो इसलिए कि सर सब बहुत सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा रही थी, जबकि लीगल प्रोविजंस थे उसके बाद भी सर। मैंने बहुत मतलब लंबा चौड़ा जुडिशियल करप्शन देखते आ रहा हूँ सर। मेरा मैटर ही ऐसा है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट का डबल लिंक मैटर है सर। आपको हम कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं। ये आप बोल नहीं सकते ये हमारे केस इस जज के सामने नहीं सुना जाए या उसके सामने नहीं सुना तो जाए। सर वो कंटेम्प्ट ये तो प्रावधान तो है नॉट गो फॉर का, वो केस स्टेटस में दिखता भी है नॉट गो फॉर बाय एडवोकेट जो भी हो, वो तो प्रावधान है वो तो। नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप चाहेंगे कि हमारे केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने, ये आपकी इच्छा में नहीं। जो हाईकोर्ट जहां लगाएगा वहां वहां बहस करनी पड़ेगी आपको। तो सर फिर नॉट गो फॉर फिर अपन पटिशनर या फिर एडवोकेट का फिर उसमें क्यों क्लॉज लिखा आता है नॉट गो फॉर बाय एडवोकेट आप पटिशनर? मेरिट पे बहस करिए, ये सब मेल क्यों भेजते हैं? तो सर मैं मेरिट पे हमेशा बहस ही करता हूँ। मैं तो सारे के सारे सर 250-300 पन्ने तो मैंने तो लगा के रखे। 23 साइटेशंस मैंने लगाए सर सुप्रीम कोर्ट के, जज, हाई कोर्ट्स के 745 एंड 21747। हाँ, एमसीआर से 21745 सर 2 करोड़ के लैंड फ्रॉड का मैटर है। अच्छा 5 कूट फर्जी दस्तावेज है सर, फर्जी नामांतरण आवेदन पत्र, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी अनापत्ति शपथ पत्र, फर्जी क्षतिपूर्ति लेखो, नकली वसतनामा। आप पीयूष है? हाँ सर मैं कंप्लेंट पिटीशन पीयूष। आप खुद करेंगे बहस? हाँ सर मैं खुद सर इसमें 18/10/23 का एक ऑर्डर हुआ था हाँ, कि इन्होंने गलत तरीके से वो लीगल एड की सहायता मांगी थी, उसमें से इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दिया था और रिपोर्ट मांगी थी। हाँ, वो रिपोर्ट आ चुकी है, वो देखिए। रिपोर्ट आई देखना। सर मुझे तो नॉन फाइनेंशियल रीजन से मेरे को लीगल एड मेरे को दिया गया था, क्योंकि मैं खुद पिटीशन पर्सन अपीयर हो रहा था। कोई फाइनेंशियल कॉज, फाइनेंशियल रीजन कुछ भी नहीं था। और मैं तो हमेशा से पिटीशन पर्सन ही अपीयर हो रहा था। पर पीसी गुप्ता सर को ऐसा लगा कि मैं पिटीशन पर्सन अपीयर हो करके ढंग से केस को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारणवश मेरे को लीगल एड दिया। ठीक है, तो आप लीगल एड चलिए, आप प्राइवेट वकील एंगेज कर लीजिए। नहीं सर मेरे को सर सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 250 से 300 पन्ने के मैंने खुद ने ही सब यहाँ पे लगाए हैं। उसमें 23 साइटेशन सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सब मैंने ही पढ़ के समझ के सब लगाए सर। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा जानकारी थी। एडवोकेट ने साफ बोला जब सारे प्रिपरेशन तुमने ही करे तुम ही खड़े हो जाओ फिर। इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा सर। 18/10/23 क्या होता है? ये इतना बड़ा मेल क्या किया आपने? हाँ सर बहुत लंबा है। क्या मेल, क्या क्यों किया आपने? अब सर वो इसलिए कि सर बहुत सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा रही थी, जबकि लीगल प्रोविजंस थे उसके बाद भी सर। मैंने बहुत मतलब लंबा चौड़ा जुडिशियल करप्शन देखते आ रहा हूँ सर। मेरा मैटर ही ऐसा है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट का डबल लिंक मैटर है सर। सारी चीज़ें सर मेरे अगेंस्ट जा रही, जबकि मैंने एफआईआर करके रखी है, सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बाद भी। अब मैं पेटिशनर हूँ सर, सबसे ज़्यादा प्रभावित तो मैं खुद ही हो रहा हूँ। करोड़ों का मैटर है सर, और उसके बाद भी कुछ भी हमको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ना ट्रायल कोर्ट से ना सेशन कोर्ट से। और ये मैटर ऐसा है सर, इसमें केवल बेल कैंसिलेशन और धारा बढ़ाने का मैटर है। उसके बाद भी 1.5 साल लग गई इसी इंदौर हाईकोर्ट में। एफआईआर को 2 साल से ऊपर हो गए। मेरा आरोपी सीनियर सिटीजन है, कल से खत्म हो गया तो मेरा केस मेल कैसे किस खत्म? पर्पस के लिए दिया है आपने? सर वही नॉट गो फॉर के पर्पस के लिए दिया था। मैंने नॉट गो फॉर लगाया था, पर वो स्वीकार ही नहीं हुआ था। तो बाकी जितनी भी मैंने सर प्रोसीडिंग्स देखी सब मेरे अगेंस्ट जा रही थी। इवन वो कोर्ट के द्वारा ही हो रहा था सब कुछ। why I should not hear this matter? Why I should not hear? सर आपने हमारे लिए लिखा ना कि हमें सुनना नहीं चाहिए, क्यों? अब सर नॉट गो फॉर के लिए लगाया था मैंने सर। क्यों? अब सर इसलिए क्योंकि 4 बार हम यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, आपकी ओर से रिस्पॉन्स दिया। आपको हम कंटेम्प्ट नोटिस दे रहे हैं। ये आप बोल नहीं सकते ये हमारे केस इस जज के सामने नहीं सुना जाए या उसके सामने नहीं सुना तो सर जाए। वो कंटेम्प्ट ये तो प्रावधान तो है नॉट गो फॉर का, वो केस स्टेटस में दिखता भी है नॉट गो फॉर बाय एडवोकेट जो भी हो, वो तो प्रावधान है वो तो। नहीं, ऐसा कोई प्रावधान और नहीं। मैं तो सर जज आपके पास गया भी था, आपके पास में आए भी सर नॉट गो फॉर। मेरे को यही बताया गया था अगर कोई नॉट गो फॉर का आपको मतलब ऑर्डर चाहिए तो जिस दिन आपकी केस की तारीख होती है हाँ, तो फिर आप जज साहब के सामने नॉट गो फॉर का रिक्वेस्ट कर किसने सकते हैं। सलाह दी आपको? ये सही किसने सर। सलाह दी कि एक ऐसी मेल भेजना चाहिए कि हमारा केस इनके सामने नहीं लगाया जाए? अब सर वो मैंने तो नॉट गो फॉर का एप्लीकेशन किया था, उसके बाद फिर मेल के ऊपर आया मैं हाँ, एप्लीकेशन आपकी वो आइए नंबर। हाँ सर 26 अप्रैल की डेट में था सर वो। मैं तो प्रिंसिपल स्टाफ साहब से मिला भी था मैं तो। 26 अप्रैल।
मैं जबलपुर हाईकोर्ट भी गया था। वहाँ पे हेमंत जोशी सर जो प्रिंसिपल सर जुडिशियल है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई पर्सनली। सर मैंने सारे प्रोसेस को फॉलो किए, वो सारी की सारी जितनी भी गतिविधियां थी उसी का मैंने उल्लेख करा। अब उसके बाद भी आप ये अपना पेटिशनर। एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो फिर देन आई विल हैव टू ड्रॉ कंटेम्प्ट। सर ये जो मेल आपने भेजा है, हाँ सर। इसमें आप हाईकोर्ट जज को सीजीएम लिख रहे हैं। नहीं, व्हाट इज ऑल दिस? सीजीएम अभिषेक नागराज भी उसमें है, और जो ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस का नाम भी है। सर जो मैंने जुडिशियल करप्शन देखा है उसी को तो मैंने उल्लेख करा उसमें। ठीक है, आपको मतलब ये मेल आपका भेजा हुआ है, देन हाँ, एक्सेप्ट हाँ। नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट। सर अगर इसमें नॉट बिफोर आ जाए तो ठीक है सर, अगर नॉट बिफोर यहाँ से जारी हो जाता है तो वो भी ठीक है। क्यों? ऐसा नहीं होता कि आप चाहेंगे कि हमारे केस इस जज के सामने लगे या उस जज के सामने, ये आपकी इच्छा में नहीं, जो हाईकोर्ट जहां लगाएगा वहां वहां बहस करनी पड़ेगी आपको। तो सर फिर नॉट बिफोर, फिर अपन पटिशनर या फिर एडवोकेट का फिर उसमें क्यों क्लॉज लिखा आता है नॉट बिफोर बाय वो एडवोकेट? हमारा इंटरनल रीजन है, इट इज नथिंग टू डू विथ यू। सर आप देख वो लीजिए। हमारा है, वो जज अगर बोले कि ये केस हमको नहीं सुनना, तो वो तो उसमें लिखा था कि नॉट गो बिफोर। हाँ तो यू कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। सर मैंने कई बार देखा नॉट बिफोर तो एडवोकेट्स इसलिए आपको बोला गया था कि वकील लगाइए, क्योंकि आपको हाईकोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता है, इसलिए आपको जज साहब ने सलाह दी थी कि आप वकील लगाइए। तो सर मैंने तो तो ये सब जो अननेसरी जो मेल भेज रहे हैं ना आप, दिस इज कंटेम्पचुअस। सर कंटेम्पचुअस तो सर मैंने उससे सारी गतिविधियां लिखी है, कितना लंबा मैं जुडिशियल करप्शन देख रहा हूँ। देन एक्सेप्ट नोटिस इफ यू आर स्टिल प्रेसिंग योर ईमेल। तो सर एक काम करिए, आप फिर पिटीशन पे डिसमिस कर दीजिए, फिर वो मेल का जो भी होगा फिर उसके बाद फिर जैसी भी हो वो फिर खत्म हो जाएगा। फिर आपके ऊपर है सर, हम तो सर एक लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आए हैं सर, एक आप पिटीशनर। मेरिट पे बहस करिए, ये सब मेल क्यों भेजते हैं? तो सर मैं मेरिट पे हमेशा बहस ही करता हूँ। मैं तो सारे के सारे सर 250-300 पन्ने तो मैंने तो लगा के रखे। 23 साइटेशंस मैंने लगाए सर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट्स के सारे। मैं तो मेरे मेरिट पास पे ये चढ़ रहा मैटर हूँ। पहली बार आया है, इसके पहले मेरे यहाँ कभी नहीं लगाई। नहीं सर 4 बार लग चुका है, 1 फरवरी, 5 अप्रैल, 10 मई, मेरे को तारीख तक याद है, सब चीज मैंने लिखा है सर। ऑर्डर शीट में देख के बता दीजिए, हाँ उसमें बता दीजिए, आपके दिखा यहाँ दीजिए लगा, ऑर्डर कितनी बार हमारे यहाँ लगा है। 4 बार लग चुका है सर आपके। और फिर मई के बाद समर वेकेशन के बाद पीसी गुप्ता सर के यहाँ लगा, और फिर उसके बाद फिर वापस आपके पास आ गई। 4 बार आपके लग चुका है, मेरे को तारीख भी याद है। आप मेल अपनी प्रेस कर रहे हैं तो देन आई विल इशू नोटिस, अदरवाइज सर एक मेरिट पे बहस करिए। मैं तो मेरिट पे बहस करना चाहता हूँ ना सर। तो वो पहले आप तारीख का उसको स्टेटमेंट दीजिए कि यू वांट टू विड्रॉ दैट। तो अच्छा मेल को विड्रॉ करने का, हाँ, ठीक है सर, मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ, मैं मेल को विड्रॉ कर रहा हूँ। लिखना सबमिट दैट, ही सेंड अ मेल व्हिच ही प्रेस फॉर विड्रॉवल एंड आर्ग्यू ऑन मेरिट। हाँ सर 2 MCRC है, 21745, 21746। आप लोग सब पार्टी रिप्रेजेंटेड हैं? यस। सर सबसे पहले MCRC 21745, सर 2 करोड़ का लैंड फ्रॉड है, उसकी FIR दर्ज की गई थी माधवनगर थाने में, मगर केवल धारा लगाई गई ओनली 420, जबकि 5 कूट रचित दस्तावेज के आधार पर क्राइम हुआ था। वो 5 कूट रचित दस्तावेज ये हैं: फर्जी नामांतरण आवेदन पत्र, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी अनापत्ति शपथ पत्र, फर्जी क्षतिपूर्ति लेख और नकली वसीयतनामा। तो इन 5 कूट रचित दस्तावेज के आधार पर भी 467, 468, 471 की धाराएं नहीं लगाई गई। और फिर 2 करोड़ की सर फ्रॉड पर ट्रायल कोर्ट से इमीडिएटली बेल भी दे दी गई, हमने जबकि बेल पे आपत्ति दर्ज की थी। फिर हम ट्रायल कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, वहां पे हमने फिर बेल कैंसलेशन और साथ में फिर धारा बढ़ाना और महिला को भी सह आरोपी बनाना। 2 करोड़ के फ्रॉड में महिला भी उसमें समान रूप से भागीदार है, महिला तक को आरोपी नहीं बनाया गया। तो सर इसी रिक्वायरमेंट के साथ हमने ये MCRC 482 के अंदर फाइल करी है। तो सर 482 में सर ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, रिमूवल, एडिशन ऑफ चार्जेस अलॉन्ग विद बेल कैंसलेशन वो सब परमिसिबल है। तो सर यही हमारी वैधानिक रिक्वायरमेंट है। कंप्लेंट कैसे किया? FIR? सर FIR है सर, डायरेक्ट FIR लॉन्च की थी। पेज एक मिनट सर। But on 30/6/2023, they have filed a list of documents. उसके साथ चार्जशीट की कॉपी पेश की। पेज 16 ऑफ द कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं किया, हाँ, डॉक्यूमेंट हमको कोई अप्लाई नहीं किया, हमको केवल we have the copy of charge sheet. We'll argue from केवल पिटीशन का नोटिस हुआ। we have the copy of charge sheet. We can argue from that. सर चार्जशीट के लिए सर रिकॉर्ड्स के लिए कॉलिंग हुआ था पिछले साल ही सत्येंद्र सिंह सर के समय, और मेरे सामने ही ये पुलिस थाने से रिकॉर्ड्स हाई कोर्ट में आए थे। फिर वो रिकॉर्ड्स मिस हो गए तो मैंने फिर दोबारा चार्जशीट को प्रस्तुत किया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ जून के महीने में, 30 जून को। डायरी आई है इसमें? Yes, sir. ठीक।
सर 30 ये FIR क्राइम नंबर 526 की है। यस सर। यस पढ़िए इसको, FIR पढ़िए। यस सर। पूरा पढ़ना पड़ेगा हाँ सर, हाँ। कंप्लीट। हाँ हाँ, उसी से तो पता लगेगा आपकी शिकायत क्या है। सर मैं मानव थाना पर उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आवेदक पीयूष सुगंधी द्वारा दिए गए शिकायत आवेदन क्रमांक 17/21 मार्च 2019 की जांच थाना मानव द्वारा की गई है। दौरान जांच आवेदक व अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। वह आवेदक व अनावेदक के कथन लिए गए, जिसके आधार पर पाया गया कि आवेदक पीयूष सुगंधी के चाचा स्वर्गीय टोटरमल का स्वर्गवास दिनांक 7 अक्टूबर 2002 को हो गया था। उनके स्वर्गवास के बाद उनके स्वामित्व का महाश्वेता नगर स्थित प्लॉट नंबर 255 जो उन्होंने वर्ष 1990 में खरीदा था, उक्त प्लॉट को उनके छोटे भाई शैलेंद्र सुगंधी ने वर्ष 2006 में स्वर्गीय टोटरमल सुगंधी की वसीयत के आधार पर उनके नाम करा लिया, जिसके दस्तावेज उक्त प्लॉट से संबंधित आवेदक पीयूष सुगंधी ने उज्जैन विकास प्राधिकरण से सूचना के अधिकार तहत प्राप्त किए, जिससे ज्ञात हुआ कि पीयूष के चाचा शैलेंद्र सुगंधी ने स्वर्गीय टोटरमल सुगंधी के स्वामित्व का प्लॉट वसीयत के नाम पर नामांकन न करवाते हुए फर्जी शपथ पत्र एवं झूठी जानकारी देकर स्वयं शैलेंद्र सुगंधी के नाम करा लिया। शैलेंद्र सुगंधी द्वारा उनके स्वर्गीय भाई टोटरमल सुगंधी के महाश्वेता नगर स्थित प्लॉट को उनके नाम कराने के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण को शपथ पत्र के माध्यम से मिथ्या जानकारी दी गई। दिनांक 12 अगस्त 2020 को अनावेदक शैलेंद्र सुगंधी के भाई सुभाष सुगंधी पिता सत्यनारायण सुगंधी उम्र 78 वर्ष ने IG बंगले के पास सत्यवेला देवास और उज्जैन के द्वारा थाना आकर विवादित दस्तावेज वसीयतनामा पृष्ठ क्रमांक 1 से 3 दिनांक 2 जनवरी 2002 को जारी हुआ। स्वर्गीय टोटरमल सुगंधी का, जिसमें वसीयतकर्ता स्वर्गीय टोटरमल व वसीयतकर्ता शैलेंद्र सुगंधी हैं, जिसमें स्वर्गीय टोटरमल सुगंधी के कुल 4 विवादित हस्ताक्षर हैं तथा नोटरी किया हुआ है, जिस पर 2 गवाह अरुण जैन व अमित जिंदल हैं, जिनके हस्ताक्षर है वो पेश करने पर पंचानों के समक्ष विधिवत जब्त किया गया है तथा दिनांक 11 जून 2019 को उज्जैन विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी से दस्तावेज जब्त किए गए। दौरान जांच के जब्त शुदा विवादित वसीयतनामा के विवादित हस्ताक्षर की जांच QD भोपाल से करवाई गई है, जिसमें ओपिनियन पत्र क्रमांक CID QD CX 377/2020 दिनांक 13 अक्टूबर 2020 के माध्यम से बताया गया है कि शिकायत संख्या 77/19 थाना माधवनगर जिला उज्जैन के दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक और गहनता से जांच की गई है। विवादित दस्तावेजों पर मौजूद हस्ताक्षर नमूना एवं स्वाभाविक हस्ताक्षर नमूना में भिन्नता है, लेकिन साथ ही यह भी उल्लेख है कि हस्ताक्षर के दोनों सेट में 10 से अधिक वर्षों का समय अंतराल है और समय अंतराल के कारण से हस्ताक्षर नमूना में भिन्नता होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः QD रिपोर्ट के आधार पर वसीयत के फर्जी होने या असल होने की युक्तियुक्त पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आवेदक पीयूष सुगंधी द्वारा ASK फॉरेंसिक कंसल्टिंग इंदौर के श्री राजेंद्र गौड़ से निजी तौर पर दस्तावेजों की जांच करवाई गई, जिसमें विवादित दस्तावेज एवं प्रश्नगत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर अलग अलग व्यक्तियों का होना लेख किया है, जबकि अनावेदक द्वारा भी योग्यता दस्तावेज परीक्षण केंद्र से निजी तौर पर दस्तावेजों की जांच करवाई गई, जिसमें विवादित एवं प्रश्नगत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर में समानता दिखना लेख किया है। अतः विवादित दस्तावेज वसीयत के संबंध में उसके असल या कूट रचित होने के संबंध में युक्ति रूप से निर्णय नहीं लिया सकता है। संपूर्ण जांच में अनावेदक शैलेंद्र सुगंधी द्वारा उसके भाई स्वर्गीय टोटरमल सुगंधी को वर्ष 1990 में महाश्वेता नगर स्थित प्लॉट क्रमांक HIG 255 आवंटित प्लॉट का नामांकन उज्जैन विकास प्राधिकरण को उसके मृतक भाई एवं स्वर्गीय टोटरमल सुगंधी के परिजन के समस्त सदस्यों की जानकारी छिपाकर एवं शपथ पत्र के माध्यम से मिथ्या जानकारी देकर मिथ्या शपथ पत्र एवं मिथ्या क्षतिपूर्ति लेख इंडेमनिटी बॉन्ड देकर नामांकन कराया। यह कि वसीयत असल है या कूट रचित के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त नहीं हो सका, न ही नामांतरण प्रक्रिया में विवादित वसीयत का कोई उपयोग किया है। UDA से प्राप्त जानकारी के आधार पर नामांकन मृतक भाई टोटरमल सुगंधी के परिजन के समस्त सदस्यों की जानकारी छिपाकर एवं असत्य जानकारी देकर एवं झूठा शपथ पत्र मिथ्या क्षतिपूर्ति लेख इंडेमनिटी बॉन्ड दिया गया अपराध पंजीबद्ध करने हेतु उचित अभिमत प्राप्त किया। आवेदन की अभी तक की जांच पर से एवं श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के आदेश पर संपूर्ण जांच से आरोपी शैलेंद्र पिता सत्यनारायण सुगंधी निवासी रामकृष्ण कॉलोनी देवास और उज्जैन के विरुद्ध अपराध धारा 420 भादवी का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध का विवेचना में लिया जाता है। आवेदन पत्र मजमून हस्व जेल है
प्रति थाना प्रभारी माधवनगर उज्जैन मध्य प्रदेश। विषय स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी की महाश्वेता नगर स्थित प्लाट क्रमांक HIG 255 3100 स्क्वायर फुट EOW कार्य से लगा हुआ तो भाई शैलेंद्र सुगंधी एवं उनकी पत्नी मिताली सुगंधी द्वारा धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, फ्रॉड से हड़पने एवं 420 व अन्य आर्थिक आपराधिक धाराओं के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई हेतु उपरोक्त विषयांतर्गत IG कार्यालय देवास रोड स्थित सुगंधी गैरेज के सदस्य स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी को वर्ष 1990 में महाश्वेता नगर स्थित प्लाट क्रमांक HIG 255 3100 स्क्वायर फुट EOW कार्यालय से लगा हुआ प्राधिकरण से आवंटित हुआ था। दिनांक 7 अक्टूबर 2002 को स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी का 50 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था। स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी अविवाहित थे, यानी ना कोई उनकी पत्नी ना कोई संतान। सुगंधी गैरेज की स्थापना स्वर्गीय सत्यनारायण सुगंधी ने की थी। उनके 6 पुत्र क्रमशः सुभाष सुगंधी, प्रकाश सुगंधी, राजेंद्र सुगंधी, स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी, शैलेंद्र सुगंधी, योगेंद्र सुगंधी हैं। स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी के अलावा उपरोक्त 5 भाई आज भी जीवित हैं एवं सभी भाई वर्तमान में एक ही सुगंधी गैरेज स्थित स्थायी निवास में रहते हैं। चूंकि स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी अवैध थे, इस कारण से उपरोक्त उल्लेखित प्लाट पर 5 जीवित भाइयों का समान अधिकार है। परंतु वर्ष 2005 में शैलेंद्र सुगंधी ने झूठी जानकारी जैसे स्वयं को स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी का एकमात्र सगा भाई बताना एवं अन्य 4 जीवित सगे भाइयों की जानकारी छिपाना, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी दस्तावेज, फर्जी वसतनामा एवं स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी के मरणोपरांत फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से उपरोक्त प्लाट धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा एवं फ्रॉड की मानसिकता से स्वयं के नाम पर करवा दिया। उक्त घटनाक्रम से संबंधित समस्त दस्तावेज सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राधिकरण के से प्राप्त करके आवेदन के साथ संलग्न है। अतः आपसे विनम्र विनती है कि उपरोक्त अत्यधिक गंभीर आपराधिक घटना को ध्यान में रख के शैलेंद्र सुगंधी एवं उनकी पत्नी मिताली सुगंधी को कठोर आर्थिक आपराधिक धाराएं जैसे 420, 406, 467, 468, 471 आदि के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें और साथ ही उपरोक्त उल्लेखित भूमिका न्यायोचित निराकरण करने की कृपा करें। दिनांक 20 मार्च 2019, प्रार्थी नाम पीयूष सुगंधी, पिता राजेंद्र सुगंधी, पता IG कार्यालय के निकट 50/3 सत्यला सुगंधी के देवास रोड उज्जैन। तो सर फॉल्स एफिडेविट्स अगर वसीयतनामे, सर एक और चीज, एक लॉजिकल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आज तक कभी भी इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये वसीयतनामा तो ऐसे ही कूटरचित सिद्ध हो गया, हमको हस्ताक्षर की जरूरत ही नहीं। एक तरफ वो अपने आप को इकलौता सगाई बता रहे हैं फर्जी शपथ पत्र के माध्यम से, दूसरी तरफ वसीयतनामा बता दिया। ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं कि इकलौते वारिस की स्थिति में, इकलौते वारिस के पक्ष में कभी वसीयतनामे की आवश्यकता पड़ी। अगर कोई माता पिता की इकलौती संतान, सिविल सूट भी चल रहा है इसमें? नहीं सर, तो जो म्यूटेशन हुआ है, जो नाम इनका चढ़ा, उसके खिलाफ कोई अपील की है? नहीं सर, नहीं की। नहीं। क्यों? सर हमको बस किसी भी वारिस ने नहीं की? हाँ सर, किसी भी वारिस जितने नाम आप ले रहे हैं उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं किया? नहीं किया सर। केवल आप ही को आपत्ति है बस? हाँ सर, उनको जानकारी भी नहीं थी और जब हो गई होगी जानकारी, इतना सब आपने हाँ तो वो पेपर सब में उनके साथ छपाया। मिले हुए ना सर, अब सब इकट्ठे हो मिले गए। हुए? अच्छा, हाँ सब, तभी तो मैंने अकेले ने FIR कराई है सर। अच्छा। और बाकी और ये एक और बाकी लोग कौन है? सुभाष, शैलेंद्र, योगेंद्र, सर, ये भी इनके भाई है, सगे भाई हैं। और सर इनको क्या मिला इसमें? इनको सर, अब मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने ही मिल करके मेरे पे जानलेवा हमला किया ताकि इसके ऊपर FIR ना हो। ये सब मिले हुए इनके साथ ही, तभी तो जानलेवा हमला भी हो चुका है मेरे पास, इसी FIR को रोकने के लिए, आजीवन कारावास के FIR को रोकने के लिए जानलेवा हमला करने के कारण सर ये 307 क्लॉज 2 वाला मामला बन गया, डेथ पनिशमेंट वाला 307। तो सर ये मामला मैटर है सर, सब लोग मिल गए ना, तभी तो मेरे पे जानलेवा हमला भी हो चुका है। इसलिए सर दोनों हमने NCRC को कनेक्ट कर दिया, क्योंकि आवेदक भी एक है, अपराधी भी एक है और थाना भी एक है। ठीक। तो सर हम बस ये तो चाहते जो टोडरमल, ये आपके चाचा जी थे? हाँ, स्वर्गीय चाचा तो दोनों। उनके कोई बच्चे और शादी नहीं की थी उन्होंने? नहीं, नहीं राहुल नहीं चाचा। तो ये शैलेंद्र आपका भाई है? नहीं, उनका भाई है। किनका? मृतक जो चाचा है उनके भाई है। चाचा इनका वो भी आपके चाचा ही हुए मतलब? हाँ वही मेरे चाचा ही हुए। ये भी टोडरमल के भाई के लड़के हैं, हाँ राजेंद्र के लड़के। हाँ, समझ गया। ठीक है, वो भाई है इनके, 64 साल के। हम्म। तो सर 4 कागज के आधार पे इनके टोडरमल के कुल कितने भाई हैं? 5 भाई है सर, और 5 जीवित एक ही घर में रहते हैं सर। अच्छा। तो इन्होंने विल की कॉपी कहाँ है? विल की कॉपी लगी है सर, लगाई आपने? ये चार्जशीट में लगी है सर, बता रहा हूँ पेज नंबर 56 नंबर पेज है सर। सर वसीयतनामा नकली होने के नाते मैंने कुल मिला के 19 कारणों वाला भी एक दस्तावेज संलग्न किया है सर। ये रजिस्टर्ड है, नोटराइज? नोटराइज है सर। और सर The witnesses and the notary, they have been examined. है?
both the witnesses to the ट्रायल क्या स्टेज है? ट्रायल क्या स्टेज है? सर अभी तो चार्ज भी नहीं लगे। सर चार्ज के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था ट्रायल कोर्ट में, तो वहां भी निरस्त हो गया था। फिर हम सेशन कोर्ट में गए थे बेल कैंसिलेशन और चार्ज तो लग गए होंगे ना? नहीं लगे। सर हमने एप्लीकेशन दी थी पर वो वहां पे उसको स्वीकार नहीं किया, निरस्त हो गया। फिर हम सेशन कोर्ट में गए, अगेन सेम कि हमको चार्ज भी लगाना है। ऑर्डर इंटरनल ऑर्डर का पेज नंबर इंटरनल पेज नंबर 15 इंटरनल पेज नंबर 4 फर्स्ट पैराग्राफ देखो। हाँ। अभी क्लास है चार्ज विजिट नहीं है। देयर फाइल एन एप्लीकेशन देयर कि कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए, प्रोसिक्यूशन से बुलाया जाए एज ए ये तो अभी इसमें लिखा आरोप तर्क हेतु, तो अभी आरोप लगेगा। सर पर वहां पे हमने एप्लीकेशन दे दी थी, उसको भी हमने लगा के रखा है ना सर। इसलिए कोर्ट आपको कह रहा था कि आप वकील लगाइए, आपको प्रोसीजर ही नहीं समझ में आता है कि क्या होता है कोर्ट। आपने एलएलबी की है? सर 4822 में इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस में किसी जो प्रकार की मजिस्ट्रेट का काम है वो हाई कोर्ट करे, यहाँ चार्ज लगाने का। सर 482 में तो प्रावधान है सर इनहेरेंट पावर्स ऑफ और सिक्योरिंग द एंड ऑफ जस्टिस। और सर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें 482 में ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस एज वेल एज कैंसिलेशन ऑफ पहले चार्ज लगाने तो दीजिए, आप ये सब बहस पहले वहां करिए। सर यहाँ पे सर ऑलरेडी है मेरे पास ये। वेस्टेड इनफ टाइम ऑफ नहीं सर, सर ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर 2 साल। सर मेरा टाइम वेस्ट हो गया सर। हु इज रिस्पांसिबल? सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है। कॉल्ड यू? ना सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि ब्रीफ फैक्ट्स, फैक्चुअल मैट्रिक्स और मेरिट्स के को कंसीडर किए बिना ऑर्डर अपन ना जारी करें तो ठीक है सर। ये है मेरे पास, मैं आपको देना चाहता हूँ। दे दीजिए लाइक पेज नंबर 2 तो पैरा नंबर 10। तो सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है, तो फैक्चुअल मैट्रिक्स, ब्रीफ फैक्ट्स और मेरिट्स को तो कंसीडर करना पड़ेगा सर। जो भी केस जिस भी कोर्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कुछ कहना? सर ये और साथ में कैंसिलेशन ऑफ बेल और महिला को भी आरोपी बनाना। और सर अगर हम वापस वहां जाएंगे तो फिर वो मेरे को ट्रायल कोर्ट के जज ने ये बोला था, चूंकि आपका मामला सेशन कोर्ट तक से निरस्त हो चुका है तो आप हमारे पास नहीं आ सकते, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब वहां पे हमें जा ही नहीं सकता, वो हमेशा के लिए डोर्स क्लोज हो चुके हैं वहां पे फॉरएवर। इसलिए फिर हम हाई कोर्ट 482 में। चलिए, क्या कहना है? तो पहली बात तो चार्ज लगा नहीं, दैट इज एविडेंट। सेकंड दे आर सेइंग फॉर बेल कैंसिलेशन देयर इज नो एप्लीकेशन फॉर बेल कैंसिलेशन। 439(2) के लिए तो हमने कहा था ऑर्डर में कि अगर आपको आपत्ति है बेल जो ग्रांट के लिए, then move in for 439(2). That also that has not been moved and they have come, मतलब जो बेल के एप्लीकेशन जिसमें आपत्ति जो लगाई थी उसकी रिवीजन करी है और उस रिवीजन के आधार पर यहाँ पर रन डाल। यू आर अपेयरिंग इन 18 Yes, 121,745. 745, आप 47 में 747 ये 747 लगाइए 307 ऐड करने के लिए। हाँ 307 क्लॉज 2 326 उसमें भी चार्ज नहीं लगे अभी सब उसमें तो हो चुके हैं। वहां पे भी चार्ज, वहां पे अभियोजन के द्वारा 2 बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में चार्ज को बढ़ाने का एप्लीकेशन दिया गया और दोनों बार निरस्त हो गया और उसी के आधार पर हम यहाँ आए। उसमें भी सर हमने बेल कैंसिलेशन अलॉन्ग विद 307 ये क्लॉज। वाला हो गया 21745, इसको क्लोज कर देंगे। इसमें बताइए इसमें सर- कौन सा ऑर्डर चैलेंज किया? सर इसमें ना 325 तक की धारा लगाई गई थी, फिर 2 बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में अभियोजन के द्वारा 307 और 326 की धारा बढ़ाने का आवेदन दिया गया और पूरा मेरिट्स के ऊपर ही सर। मैं उसमें मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा आ रहा है हार्ड, ब्लंट एंड हार्ड वेपन जो कि डेडली है, और सेशन कोर्ट ने ब्लंट एंड हार्ड वेपन को पूरा मेडिकल एविडेंस को पूरा दरकिनार कर दिया और अपने मन से हॉलो पाइप, मतलब जैसा लगता है जब मेरे को प्लास्टिक के पाइप से मारा गया, जबकि फ्रैक्चर आ चुका था मेरे को। अब प्लास्टिक के मटेरियल से कोई फ्रैक्चर थोड़ी आता है। तो सर वहां पे पूरा मैरिट्स को, मेडिकल एविडेंस तक को पूरा टोटली इग्नोर किया गया और मेडिकल एविडेंस, ब्लंट एंड हार्ड वेपन का जो उसमें उल्लेख है उसी के आधार पर ये अभियोजन ने 2 बार ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट में धारा बढ़ाने का आवेदन दिया। टोटली है सर ऑन द मैरिट्स ओनली। सर पे लोहे के डंडे से वार किया गया, मैं अपना हाथ बीच में लिया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। अगर हाथ नहीं लाता तो सर फ्रैक्चर हो जाता तो मैं वहीं ऑन द स्पॉट में खत्म हो जाता। तो सर हमने एसपी ऑफिस में भी दिया 3 साल की धारा बढ़ाने के लिए, वहां से भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और सर इसके सपोर्ट में मैंने 23 जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के, वो सब मैंने अटैच किए। और सर मेरे ही जैसे मामले में सन 2019 में जब जस्टिस वीरेंद्र सिंह सर थे, उन्होंने 3 साल की धारा बढ़ा दी थी। सेम मामला मेरा भी है। तो सर मैं भी चाहता हूँ कि जब इंदौर हाईकोर्ट में वीरेंद्र सिंह सर के द्वारा सेम मेरे मामले 3 साल की धारा बढ़ाई गई थी, तो आज वही 3 साल धारा मेरे मैटर में बढ़ जाए और ये 307 क्लॉज 2 का मामला बन गया, डेथ पनिशमेंट।
क्योंकि आजीवन कारावास की जो लैंड फ्रॉड की FIR है उसको रोकने के लिए मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। यस, क्या कहना चाहें सर? लॉर्डशिप जो इंप्रिंग ऑर्डर है उसका पैराग्राफ 10 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो रिविजन कोर्ट को हम्म, इस पैरा प्र- 10 इस प्रकरण में जो तथ्य और परिस्थिति आई है उनसे स्पष्ट है कि 4 अभियुक्त ने फरियादी के साथ घटना के समय स्थान दिनांक को मारपीट की। उस समय फरियादी अकेला था। फरियादी के अनुसार जब योगेंद्र ने उस पर सिर पर रॉड से मारा तो उसने अपने दाहिने हाथ से रोका। पीड़ित सभी ने उसको मां बहन की गालियां दी और उसके साथ मारपीट करने लगे। अतः स्वयं फरियादी के अनुसार कथित रॉड के प्रहार के बाद उसके साथ मारपीट की गई, किंतु योगेंद्र सुगेंद्री ने न तो दोबारा उस रॉड से प्रहार किया न अन्य किसी अभियुक्त ने उसे गंभीर उपति कारित करने का या किसी घातक आयुध से उपति कारित करने का प्रयास किया, जबकि उनके पास पर्याप्त अवसर समय था। सब ये अकेले थे। यदि किसी को जान से मारना होता रॉड से एक मारी तो 5-7 भी मार सकते थे लॉर्डशिप। और इस ये सारी एविडेंस को एप्रिशिएट करते हुए ट्रायल कोर्ट ने भी एप्लीकेशन खारिज की और रिवीजन कोर्ट ने भी खारिज की है। तो मेरा माननीय से विनती है कि ये जो 482 में रेयर एंड रेयर केस में पावर इनहेरेंट पावर का उपयोग होना चाहिए, ऐसी फाइटिंग में उपयोग नहीं किया जा सकता। केवल परिवार के संपत्ति का कोई विवाद है और उनको ये प्रेशराइज करना चाहता है केवल लॉर्डशिप। सर मैंने सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट हो गया बहस, लेट हिम कंप्लीट। सर और इस पे इसके बाद लिखा है लॉर्डशिप उपति कारित करने किसी घातक आयुध से उपति कारित करने का प्रयास किया, जबकि उनके पास पर्याप्त समय और अवसर था। उपरोक्त तथ्य के प्रकाश में इस प्रकरण पर यह निष्कर्ष प्रथम दृष्टया निकाला जाना उचित प्रतीत होता है कि अभियुक्त गण का आशय फरियादी की हत्या करना है, उसे प्राण घातक उपति कारित करना था। यह अभियोजन द्वारा संकलित साक्ष्य प्रकट नहीं होता है। और लॉर्डशिप इस प्रकार से धारा 307 का जो ये इजाफा चाहते थे उसमें, उसके लिए ट्रायल कोर्ट ने भी रिजेक्ट की और रिवीजन कोर्ट ने भी रिजेक्ट की। तो इन परिस्थितियों में जब ये खुद ही कह रहे हैं कि एक से ज्यादा उन्होंने मारा ही नहीं है, तो फिर इंटेंशन कहां से मारने का होगा लॉर्डशिप? वो 4 लोग थे और ये अकेले थे लॉर्डशिप। इससे भी इनका केस मैनिपुलेटेड लगता है लॉर्डशिप। और ये जो फ्रैक्चर की स्थिति है लॉर्डशिप, ये एविडेंस से एस्टेब्लिश होगा लॉर्डशिप कि उंगली, और वो भी उंगली में लॉर्डशिप। और शायद इस प्रकार लॉर्डशिप पैराग्राफ 12 में भी इसको डिटेल से डिस्कशन किया लॉर्डशिप। और चूंकि ट्रायल कोर्ट ने इनकी 216 की अर्जी शासन की खारिज करी है, रिवीजन उनकी खारिज की है, तो ऐसी स्थिति में इनको ये 482 को पावर एक्सरसाइज कराने का, ये एप्लीकेशन देने का अधिकार नहीं लॉर्डशिप मेंटेन बनी। रेयर एंड रेयरेस्ट केस में जहां ग्रॉस इंजस्टिस हुआ हो लॉर्डशिप, रिकॉर्ड के विपरीत कोई काम हुआ हो लॉर्डशिप, वाइटल ऑर्गन पे इंजुरी नहीं है लॉर्डशिप, और पारिवारिक मामला है, 4 लोग हैं, वो सब चाचा हैं इनके लॉर्डशिप। तो ये सारी परिस्थिति केवल उनको हिरास करना चाहता है लॉर्डशिप, अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति प्राप्त करने के लिए दबाव बनाने। क्या An application under section 216 has been filed by the prosecution, which is annexure P3. P3? Yes, madam. Yes. On the ground that the injury is caused by the hard and blunt object with the steel rod. Although the injury was sustained on the fracture was sustained on the hand, madam. कलाई की हड्डी पर फ्रैक्चर हो गया। You are supporting him? Yes, madam. That application was further taken up to revisional court, madam, which was dismissed on 13/4/20. Against that dismissal, madam, we have not preferred any. You have not preferred. सर आपकी FIR है आपके पास? हाँ ये है ना सर। पढ़िए जरा उसमें क्या आपके आरोप है। पेज 22 पे लगाइए आपने। हाँ बिल्कुल। पढ़िए। है नहीं? हाँ है ना। पढ़िए। सब फरियादी ने थाना हाजिर आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि मैं सत्यविलास देवास रोड पर रहता हूँ। उक्त भवन में मेरे परिवार के साथ मेरे चाचा शैलेंद्र सुगंधी, योगेंद्र सुगंधी और ताऊ सुभाष सुगंधी और प्रकाश सुगंधी परिवार में निवास करता है। दिनांक 9 फरवरी 2020 को दोपहर 2:30 बजे अपने घर पर नीचे खड़ा था तो एक पुलिस जवान मेरे चाचा शैलेंद्र सुगंधी का पता पूछने लगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। इस पर मेरे चाचा योगेंद्र सुगंधी, सुभाष, शैलेंद्र, अमरनाथ घर से बाहर निकला और मुझे गाली देने लगे और बोले कि घर पर पुलिस को बुलाता है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। इस पर मेरे चाचा योगेंद्र सुगंधी लोहे का रॉड डंडे जैसा घर से
निकाल कर लाया और मुझे सिर पर मारने लगा, जिससे मैंने अपने दाहिने हाथ पर रोक लिया, जिससे मुझे दाहिने हाथ की कलाई में चोट लगी। सभी ने मुझे मारने की अश्लील गालियां दी और मेरे साथ मारपीट करने लगे। सभी ने मुझे धमकी दी कि हमारे मामले में बोलेगा तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। मैंने पूर्व में शैलेंद्र सुगंधी और सुभाष सुगंधी विरुद्ध पिताजी की जीवन भर की कमाई की संपत्ति के संबंध में धोखाधड़ी की शिकायत की है, जिस कारण ये लोग मुझसे व मेरे परिवार समझ सकते हैं। रिपोर्ट करता हूँ, कार्रवाई की जाए। सर तो मेरे कहना है कि भविष्य में वो जान से खत्म कर रही है, उस समय जान से मारने की नियत से नहीं मारा आपने? सर जान से मारने की, तभी तो मेरे हाँ, वाइटल हाँ। आर्गन पे तो मारा, हेड ऐसे वाइटल लिखा ऑर्गन। नहीं आपने एफआईआर सर में? वो मैंने पुलिस को बोला भी था कि जान से मारने की मंशा, तो उन्होंने नहीं लिखा। और ये आवश्यक नहीं है कि हर बार एफआईआर में पुलिस के द्वारा ये उसका उल्लेख किया जाए। घटना से लॉजिकली प्रूव हो रहा है, सर पे वार किया था, और सर सबसे वाइटल ऑर्गन होता है पूरे बॉडी का, और मैंने उसको अपने हाथ से रोक लिया। और अगर मेरे हाथ पे नहीं आता तो मैं सर पे चोट हो जाती और आज आपके सामने मैं खड़ा भी नहीं होता। सर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से सिंगल ब्लो मर्डर, सिंगल ब्लो में तो मर जाता है इंसान, लाखों लोग तो मर चुके हैं, एक हथौड़ा मारा मर गया। अब ये कौन सा कि अपन गिनती करें 1 2 3 4, अरे अभी तक मारा नहीं है। सर ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है, और इलॉजिकली सर, और सबसे बड़ी बात है मेडिकल एविडेंस को कोई भी दरकिनार कैसे कर सकते हैं, जबकि हार्ड एंड ब्लंट वेपन का उल्लेख हो। ब्लंट एंड हार्ड इज अ डेडली वेपन, तो डेडली वेपन से मेरे पे वार हुआ, वही पुलिस के सामने। ठीक है। इतना साहस है सर कि पुलिस के सामने मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस कांस्टेबल के बयान में? हाँ, कांस्टेबल के बयान में, मतलब सब चार्जशीट। क्या नाम है कांस्टेबल का? राजेंद्र नाम है, कांस्टेबल राजेंद्र, सरनेम याद इसकी नहीं। डायरी दे देना, इसकी भी डायरी दे देना। ठीक है, विल कंसीडर नेक्स्ट।